हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल JMB स्टडी भारत में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के सूत्रों की श्रृंखला पर, जिसमें आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के सभी सूत्रों को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। समाकलन के सभी सूत्रों को जानने से पहले हम जानेंगे कि समाकलन कैसे किया जाता है, अर्थात समाकलन की परिभाषा क्या है, अर्थात समाकलन क्या है। तो हम देखते हैं समाकलन की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, अर्थात इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंटिएशंस। अवकलन में हम केवल एक फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन में हम उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक हमें दिया होता है। जैसे कि यदि d/dx कैपिटल Fx इक्वल टू Fx हो तो हम कहते हैं कि कैपिटल Fx स्मॉल fx का समाकल है। इसे प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन स्मॉल fx इंटू dx इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस सी। समाकलन को हम निम्न साइन द्वारा दर्शाते हैं जो इन्वर्टेड कामा में दिया गया है, तथा जहां पर कैपिटल Fx और स्मॉल fx एक फलन है और c स्वेच्छ अचर है, जिसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, जो भिन्न भिन्न मान ग्रहण कर सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं समाकलन के सभी सूत्रों को। यहाँ पर हमें दाईं तरफ दिए गए हैं समाकलन के सभी सूत्र, वहीं बाईं तरफ हमें दिए गए हैं अवकलन के सभी सूत्र। और समाकलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं पहला सूत्र। d/dx इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1/n+1 बराबर x टू दी पावर n होता है, अर्थात x टू दी पावर n+1/n+1 का डिफरेंटिएशन x टू दी पावर n होता है। देन तब x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1/n+1 प्लस c होगा, जहाँ पर स्मॉल n डज नॉट इक्वल टू -1 होगा, तथा c यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो अपने भिन्न भिन्न मानों को ग्रहण करने के लिए जाना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि समाकलन डिफरेंटिएशन के विपरीत प्रक्रिया है, अर्थात x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा x टू दी पावर n+1/n+1 प्लस सी। उसी प्रकार दूसरा सूत्र हमें दिया गया है d/dx इंटू एक्स बराबर 1, अर्थात 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा x प्लस सी। उसी प्रकार तीसरा सूत्र हमें दिया गया है d/dx इंटू सी बराबर 0, अर्थात 0 का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा c। उसी प्रकार चौथा सूत्र हमें दिया गया है कि sin x का डिफरेंटिएशन cos x होता है। देन तब इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x प्लस सी होगा, अर्थात cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 5वें नंबर के सूत्र में हमें दिया गया है cos x का डिफरेंटिएशन माइनस sin x होता है, तब sin x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस cos x प्लस सी। उसी प्रकार 6वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं कि tan x का डिफरेंटिएशन sec स्क्वायर x होता है, तब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा tan x प्लस सी। उसी प्रकार 7वें नंबर के सूत्र में हमें cot x का डिफरेंटिएशन दिया गया है माइनस cosec स्क्वायर x, तब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस cot x प्लस सी। उसी प्रकार 8वें नंबर के सूत्र में हमें दिया गया है sec x का डिफरेंटिएशन sec x इंटू tan x होता है, तब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा sec x प्लस सी। उसी प्रकार 9वें नंबर के सूत्र में हमें दिया गया है cosec x का डिफरेंटिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, तब cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस cosec x प्लस सी। उसी प्रकार हम देखते हैं 10वें सूत्र में कि रूट x का डिफरेंटिएशन हमें 1/√x दिया गया है, तब 1/√x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 2√x प्लस सी। उसी प्रकार हम देखते हैं 11वें नंबर के सूत्र में कि 1/x का डिफरेंटिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस 1/x प्लस सी।
उसी प्रकार हम 12वें नंबर के सूत्र में देखते हैं कि log x का डिफरेंटिएशन 1/x होता है, तब 1/x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा log x प्लस c। उसी प्रकार हम देखते हैं 13वें नंबर के सूत्र में कि a⁴x का डिफरेंटिएशन हमें a⁴x इंटू log a दिया गया है, तब a⁴x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा a⁴x अपॉन log a प्लस c। उसी प्रकार 14वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं कि e⁴x का डिफरेंटिएशन e⁴x होता है, तब e⁴x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा e⁴x प्लस c। यहाँ पर हमें 13वें नंबर के सूत्र में और 14वें नंबर के सूत्र में एक बात कॉमन देखने को मिली है कि a⁴x का डिफरेंटिएशन भी होता है और इंटीग्रेशन भी होता है। उसी प्रकार 14वें नंबर के सूत्र में हमें e⁴x का डिफरेंटिएशन भी मिला है और e⁴x का इंटीग्रेशन भी मिला है। उसी प्रकार हम देखते हैं 15वें नंबर के सूत्र में कि साइन इनवर्स x का डिफरेंटिएशन 1/√1 - x² होता है, तब 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस c। उसी प्रकार 16वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स x का डिफरेंटिएशन -1/√1 - x² होता है, तब 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। उसी प्रकार 7वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं कि सेक इनवर्स x का डिफरेंटिएशन 1/x√x² माइनस 1 होता है, तब 1/x√x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा सेक इनवर्स x प्लस c। उसी प्रकार 18वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं कि कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंटिएशन -1/x√x² माइनस 1 होता है, तब 1/x√x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस c। उसी प्रकार हम देखेंगे 19वें नंबर के सूत्र में हमें दिया गया है टेन इनवर्स x का डिफरेंटिएशन 1/1 + x² होता है, तब 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा टेन इनवर्स x प्लस c। उसी प्रकार 20वें नंबर के सूत्र में हमें दिया गया है कॉट इनवर्स x का डिफरेंटिएशन -1/1 + x² होता है, तब 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। उसी प्रकार 21वें नंबर के सूत्र में हम देखेंगे कि कॉट x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा log sin x प्लस c। उसी प्रकार 22वें नंबर के सूत्र में हम देखेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन हमें दो फॉर्म में मिलेगा। पहला फॉर्म मिलेगा माइनस log cos x प्लस c और दूसरा मिलेगा हमें log sec x प्लस c के रूप में। उसी प्रकार हम 23वें नंबर के सूत्र में देखेंगे कि sec x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा log sec x प्लस tan x प्लस c या फिर माइनस log tan π/2 प्लस x/2 प्लस c होगा। उसी प्रकार हम 24वें नंबर के सूत्र में देखेंगे कि कोसेक x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c या log tan x/2 प्लस c होगा। अब हम समाकलन के सभी सूत्रों में से अब देखेंगे कुछ स्पेशल सूत्रों को जो इस प्रकार से हैं। पहला सूत्र हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx इक्वल टू 1/2a log mod x माइनस a/x प्लस a प्लस c होता है। उसी प्रकार दूसरा सूत्र हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c। उसी प्रकार हम तीसरे सूत्र को देखेंगे जो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx इक्वल टू 1/a tan xy प्लस c होता है। उसी प्रकार हम चौथे नंबर के सूत्र में देखेंगे जो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx इक्वल टू log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। उसी प्रकार हम पाँचवें नंबर के सूत्र में देखेंगे जो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। उसी प्रकार छठवें नंबर के सूत्र में हम देखेंगे जो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। अब हम देखेंगे आगे यदि हम इंटीग्रेशन px प्लस q बटे ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स अर्थात या
इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स हो तो इस प्रकार के फॉर्मेट वाले सवालों को हम हल करने के लिए इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते, बल्कि उनमें हम पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू एक वैल्यू पुट करते हैं जो होती ए इंटू हर का डिफरेंटिएशन प्लस कैपिटल बी। यहाँ हम पी क्यू कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन में रखते हैं, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इस प्रकार हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करने में आसानी होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं 7वें नंबर के स्पेशल सूत्र में कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के रूप में मिलेगा। उसी प्रकार 8वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। उसी प्रकार 9वें नंबर के स्पेशल सूत्र में हम देखेंगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के रूप में। समाकलन के सभी सूत्रों में अब हम देखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के फॉर्मेट के सवालों को हल करने के लिए पहले हम उन्हें आंशिक भिन्न में बदलेंगे, फिर उनका समाकलन करेंगे। जैसा पहले फॉर्मेट में पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दिया गया है, तब इसका आंशिक भिन्न इस प्रकार होगा कैपिटल ए बटे एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी बटे एक्स माइनस बी। फिर कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का मान ज्ञात कर आंशिक भिन्न में रखकर उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मेट पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया गया है, तब इसका आंशिक भिन्न इस प्रकार होगा कैपिटल ए बटे एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का मान ज्ञात कर आंशिक भिन्न में रखकर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। उसी प्रकार तीसरे फॉर्मेट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी दिया गया है, तब इसका आंशिक भिन्न इस प्रकार होगा कैपिटल ए बटे एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी बटे एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल सी बटे एक्स माइनस सी। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का मान ज्ञात कर इसको आंशिक भिन्न में रखकर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। उसी प्रकार चौथा फॉर्मेट हमें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी दिया गया है, तब इसका आंशिक भिन्न इस प्रकार होगा कैपिटल ए बटे एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी बटे एक्स माइनस बी। फिर हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का मान ज्ञात कर आंशिक भिन्नों में रखकर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। उसी प्रकार पांचवा फॉर्मेट पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस से इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हमें दिया गया है, तब इसका आंशिक भिन्न इस प्रकार होगा कैपिटल ए बटे एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का मान निकाल कर आंशिक भिन्न में हम उसको रखकर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इस प्रकार से हमें सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। समाकलन के सभी सूत्रों में से अब हम देखेंगे कि खंडशः समाकलन का सूत्र क्या है और किस प्रकार वह सवालों को हल करता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि स्मॉल u तथा स्मॉल v दो फलन हैं, तब खंडशः समाकलन का सूत्र होगा तब u v का इंटीग्रेशन बराबर u ज्यों का त्यों v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंटिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, जहाँ u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि इस सूत्र को याद करने में सबसे बेटर देन फार्मूला यही होता है कि u को फर्स्ट फंक्शन मानो और v को सेकंड फंक्शन मानो और फिर इस फार्मूले को याद करो। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पर u फर्स्ट फंक्शन है हमारा और v सेकंड फंक्शन है। यही खंडशः समाकलन का सूत्र है। इसके द्वारा समाकलन को हम आसानी से हल कर सकते हैं।
खंडशः समाकलन को करने में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि किस फलन को हम प्रथम फलन अर्थात फर्स्ट फंक्शन माने तथा किस को हम दूसरा फलन अर्थात सेकंड फलन माने। इस समस्या को हल करने के लिए हम आइलेट फार्मूले का यूज करते हैं, जो इस प्रकार से है। आइलेट फार्मूले में पहला अक्षर आई, दूसरा लेटर एल, तीसरा लेटर ए, चौथा लेटर टी और पांचवा लेटर ई है। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एल मीन्स लॉगरिथम फंक्शंस, ए मीन्स अलजेब्रिक फलन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन हमारे पास होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एक्सेट्रा आदि। उसी प्रकार हमारे पास लॉग अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग x प्लस 3, लॉग x प्लस 4 एक्सेट्रा आदि। उसी प्रकार हमारे पास अलजेब्रिक फलन होते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 5 एक्सेट्रा आदि। उसी प्रकार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एक्सेट्रा आदि। उसी प्रकार हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 3x, ई टू दी पावर 4x, ई टू दी पावर 4x, ई टू दी पावर 5x एक्सेट्रा आदि। जैसा कि यहाँ पर हमने राइट साइड में एक एग्जाम्पल दिया है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब आइलेट फार्मूले के द्वारा हम यह आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, जिससे हम खंडशः समाकलन के द्वारा समाकलन के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट फलन हमने माना है कॉस इनवर्स एक्स को। क्यों? क्योंकि यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आता है कॉस इनवर्स एक्स और आइलेट फार्मूले में पहला अक्षर आई है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और दूसरा हमने माना यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन। क्यों माना? क्योंकि आइलेट फार्मूले में सबसे लास्ट में अक्षर ई आता है और ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। फिर इस फार्मूले में इस सवाल में हम खंडशः समाकलन का यूज करेंगे और सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम समाकलन के सभी सूत्रों में से एक नए टॉपिक को लेते हैं जिसका नाम है निश्चित समाकलन। इसे इंग्लिश में डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं, यदि किसी फलन स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स हो तथा एक्स का मान स्मॉल ए से स्मॉल बी तक परिवर्तित हो तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए को स्मॉल ए और स्मॉल बी सीमाओं के मध्य स्मॉल एफ एक्स का निश्चित समाकलन कहते हैं। इसमें स्मॉल ए को हम निश्चित समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं तथा स्मॉल बी को हम निश्चित समाकलन की उच्च सीमा कहते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसे ही समाकलन गणित का मौलिक प्रमेय कहते हैं अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशंस। अब हम देखेंगे समाकलन का मौलिक प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात इंटीग्रेशन ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू वी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, वेयर जहाँ स्मॉल ए लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा है और स्मॉल बी अपर लिमिट अर्थात उच्च सीमा है। दूसरा फार्मूला है एक के रूप में सीमा का किस प्रकार हम यूज करते हैं अर्थात एज लिमिट ऑफ सम। एक के रूप में सीमा को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 स्मॉल एच समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वेयर जहाँ एन एच बराबर बी माइनस ए अर्थात एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन होगा। अब हम समाकलन के सभी सूत्रों में देखेंगे निश्चित समाकलनों के प्रगुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसे हम समाकलन के गुण धर्म भी कहते हैं। पहला प्रगुण है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम इसे डिफाइन करें तो ऐसे हिंदी में यह कह सकते हैं कि यदि निश्चित समाकलन की सीमाएं वही रहें तो
चर को किसी अन्य चर में प्रतिस्थापित करने पर समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात यहाँ ध्यान रखना है कि हम यहाँ सीमाएं चेंज नहीं कर रहे, ए टू बी सीमा चेंज नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे चर चेंज कर रहे हैं। जैसे x और t, x के स्थान पर हमने यहाँ पे t किया है, तो हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी में यदि निश्चित समाकलन की सीमाएं वही रहें और चर को किसी अन्य चर में प्रतिस्थापित करते हैं तो समाकलन का मान भी अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रकार यहाँ निश्चित समाकलन के दूसरे प्रगुण में हम देखेंगे, हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, क्यों आया उसको हम बताते हैं, डिफाइन करते हैं हिंदी में। यदि समाकलन की सीमाएं परस्पर बदल दी जाए तो समाकलन के मान का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ देखिए पहली प्रगुण में हमने सीमाएं चेंज नहीं की थी, केवल चर चेंज किया था, लेकिन दूसरे प्रगुण में यदि उसकी सीमाएं चेंज करते हैं, ए को बी को ए कर देते हैं तो उसका मान बदल जाता है। मान मतलब आगे का साइन बदल जाता है, प्लस साइन है तो माइनस हो जाता है और माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। निश्चित समाकलन के तीसरे प्रगुण में हम देखेंगे, हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। यहाँ पर सी की वैल्यू ए और बी के बीच में होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू ए लेस देन सी लेस देन बी होगी। इसी प्रकार हम निश्चित समाकलन के प्रगुण 4 में देखते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस वी माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है। अर्थात इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। निश्चित समाकलों के प्रगुण 5वें नंबर में हम देखेंगे कि हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। वहीं 6वें नंबर के प्रगुण में हम देखेंगे, हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स होता है। वही हम निश्चित समाकल के प्रगुण 7वें नंबर पर देखेंगे कि हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन दी है हमारे पास 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तब के लिए कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन हमें दी है 0, अर्थात एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, तब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे 7वें नंबर के प्रगुण में। वहीं 8वें नंबर का प्रॉपर्टीज हमें दी गई है इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर हमें फिर दो कंडीशनें अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन हमें दी गई है कि 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, कब? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अर्थात जब वह एक समफलन है, इवन फंक्शन है, तब के लिए हम ये पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे। वहीं दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि इसका मान 0 होगा, कब? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, अर्थात जब एफ ऑफ एक्स एक विषम फलन है या ऑड फंक्शन है, तब के लिए इस दूसरी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से निश्चित समाकलन की सभी प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। अब इनका यूज हम इनके सवालों को जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। इनके यूज करने से सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्प रहा होगा। यह श्रृंखला का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप इस श्रृंखला का पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।